हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिंकेज। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोग को दिक्कत होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जिस आपके चैप्टर का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपके लिए वैसे ही हैवी वेट कई एक चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं कि लिंकेज से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिले ही। लेकिन अगर हमारा कोई टॉपिक अच्छे से तैयार ना हो तो एट द बैक ऑफ द माइंड वो आपको हर्ट करता रहता है, डेंट करता रहता है और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डेंट करता है। इस समय ज़रूरत है आपको कॉन्फिडेंट होने की। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जब तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हैं घर से जाते, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। घर से जाते हुए अगर आपके दिमाग में ये उलझन है कि मैंने लिंकेज नहीं पढ़ी है, मैंने लिंकेज कायदे से फॉलो नहीं करी है, या मेरी समझ में नहीं आया है लिंकेज, ऐसे ही 2-4 टॉपिक और हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, आपका मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट जो है, तो कई सारे टॉपिक है, एपोमिक्सिस है, आपका oogenesis है, कई सारे टॉपिक ऐसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कहिए कि या थोड़े से जिसमें हमें एक्स्ट्रा फोकस की ज़रूरत होती है। और ये टॉपिक अगर आपको आते हैं, इवोल्यूशन में आपका हार्डी-वेंगर प्रिंसिपल है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, ऐसे मैं गिनूंगा तो नियर अबाउट 20+ टॉपिक्स हो जाएंगे जो आप लोग के लिए थोड़े से टिपिकल से हो जाते हैं। लिंकेज तो खास तौर पे तो मेरे रडार पे है वो टॉपिक, और आने वाले 20 से 25 दिन में विद इन अ मंथ मैं आपको उनके वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। आज आप इसको देखो लिंकेज को, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को रिव्यू करते रहेंगे कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम लोग क्रैक कर सकें नीट को, अपकमिंग नीट को। ठीक है जी, तो लिंकेज से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, समझिएगा। और ये आपके लिंकेज 1 और 2 मेरे ख्याल से 2 लेक्चर मेरे लगेंगे, नियर अबाउट ½ एन आवर का, आपको 1.5 एन आवर आपको डिवोट करना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इसमें डाल रखे हैं। तो मेरे ख्याल से उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं लिंकेज। तो थॉमस हंट मॉर्गन वॉज अमेरिकन जेनेटिस्ट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। थॉमस हंट मॉर्गन का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, इनको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। तो फादर ऑफ अगर आपसे जेनेटिक्स पूछा जाए, पहले तो पूछा नहीं जाता, अब ये चीज़ें पहले बहुत आती थी हम लोग के टाइम में। CPMT जब हुआ करता था, मैं यूपी से हूँ, और CPMT के टाइम में ये फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ ढिमकाना काफ़ी पूछा जाता था। अब ये हालांकि आउट ऑफ द फैशन है, लेकिन कभी भी क्या कोई बैठ जाए खुर्राट एग्जामिनर और क्या क्वेश्चन सेट कर दे, तो हम लोग उसको रिस्क नहीं ले सकते। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्किबाल्ड गेरार्ड, आर्किबाल्ड गेरार्ड। तो तीनों के नाम ध्यान होने चाहिए आपको। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या इनको हम फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन इज आल्सो नोन बाय द निकनेम ऑफ फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। तो इनको हम लोग केवल एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से ही नहीं, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाई पे बहुत काम किया। फ्रूट फ्लाई को सब्जेक्ट बना के इन्होंने हेरिडिटी से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। दैट्स वाई ही इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। रोड द बुक थ्योरी ऑफ जीन, इन्होंने थ्योरी ऑफ जीन बुक भी लिखी है। ही क्वाइन द टर्म लिंकेज। लिंकेज टर्म किसने क्वाइन किया? लिंकेज को देखा किसने सबसे पहले, ये बात अलग है। लिंकेज टर्म क्वाइन किसने किया है? लिंकेज टर्म क्वाइन किया है थॉमस हंट मॉर्गन ने। ही क्वाइन द टर्म लिंकेज। लिंकेज टर्म इन्होंने क्वाइन किया थॉमस हंट मॉर्गन ने, एंड साइंटिफिकली प्रूवन द लिंकेज। और लिंकेज को साइंटिफिकली प्रूव किया कि लिंकेज नाम की कोई चीज़ होती है, लिंकेज को साबित किया कि लिंकेज होता है। सेक्स लिंकेज
सेक्स लिंक कैरेक्टर वो भी इन्होंने बताया। सेक्स लिंकेज क्या होती, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्होंने बताया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्होंने बताया। और लिंकेज की मैपिंग कैसे करते हैं, लिंकेज मैपिंग भी इन्होंने बताई, लिंकेज मैप भी इन्होंने बताया। ठीक, यहाँ तक जानने के बाद चलिए, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड प्यूनेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लिखिए, आपकी बुक में नहीं है। लिंकेज को सबसे पहले, लिंकेज होती है, लिंकेज नाम की कोई चीज़ है, वो किसने जाना था, बेटसन एंड प्यूनेट ने। लेकिन इन्होंने लिंकेज टर्म यूज़ नहीं किया था, इन्होंने उसके लिए टर्म यूज़ किया है रिपल्शन एंड कपलिंग थ्योरी। रिपल्शन एंड कपलिंग हाइपोथेसिस से इन्होंने उसको लिंकेज को बताने की कोशिश करी थी। तो लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड प्यूनेट इन 1906। भैया लिंकेज को ढूंढा, लिंकेज का जो गुण है, लिंकेज क्या है कि जो हमारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कड़ी बना के। कड़ी, कड़ी वो सांभर कड़ी नहीं, कड़ी मतलब लिंक, एक से दूसरी लिंक, लिंक्ड जीन्स है। Those genes which are situated over the same chromosome are said to be linked genes, linked genes होते हैं। तो इन्होंने लिंकेज की, लिंकेज का मतलब क्या है कि दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। उनमें ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। जय और वीरू की जोड़ी है, जैसे जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वही सीन यहाँ पे, लिंक जीन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कई बार छोड़ भी देते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए। खैर, अभी आप ये समझो कि लिंक जीन्स वो जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी या ये एफिनिटी या ये गुण, ये क्वालिटी कि जीन्स लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इस क्वालिटी को लिंकेज बोला थॉमस एंड मॉर्गन ने। और इस क्वालिटी को या इस गुण को बेटसन और प्यूनेट ने सबसे पहले देखा, लेकिन इन्होंने लिंकेज टर्म यूज़ नहीं किया, इन्होंने उसके लिए टर्म यूज़ किया है कपलिंग एंड रिपल्शन, और हाइपोथेसिस दी थी कपलिंग एंड रिपल्शन। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड प्यूनेट इन 1906 इन स्वीट पी। स्वीट पी का हमारा बोटॉनिकल नेम लेथाइरस ओडोरेंटस। ठीक है, इन अ क्रॉस इन स्वीट पी प्लांट, जब उन्होंने क्रॉस कराया स्वीट पी प्लांट को, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। तो ये देखिए BBLB लिखा है, BBLL। ये क्या है भाई, अब आप लोग, अगर मैंने लिंकेज टॉपिक उठाया और आप लिंकेज टॉपिक को पढ़ रहे हो, इट मीन्स कि आपको मेंडेलियन से लॉ के बारे में, मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में जानकारी है, और यू मस्ट बी अवेयर अबाउट डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। अगर हम कैपिटल बी, कैपिटल लेटर से बी को लिख रहे हैं, इट मीन्स ब्लू कलर इज डोमिनेंट ओवर द अदर। एंड लॉन्ग पोलन के लिए एल, कैपिटल एल यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि पोलन के साइज के लिए जो दूसरा ट्रेट है उसके कंपैरिजन में लॉन्ग पोलन डोमिनेंट ट्रेट है, तभी उसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। तो ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन प्लांट वाले स्वीट पी प्लांट, जिसमें कि आपको ब्लू फ्लावर, ब्लू कलर का फ्लावर मिल रहा है और लॉन्ग पोलन ग्रेन मिल रहा है, उसको जब क्रॉस कराया रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, रेड फ्लावर और राउंड पोलन। तो रेड और राउंड के लिए अगर आप स्मॉल बी और स्मॉल एल लिख रहे हैं, इट मीन्स कि रेड कलर इज रिसेसिव इन कंपैरिजन टू ब्लू। दैट जीन which is responsible for the red coloration of the flower, that allele is recessive in comparison to capital B. Capital B allele is responsible for the blue coloration of flower. ठीक, तो कैपिटल बी की वजह से ब्लू कलर का फ्लावर और स्मॉल बी की वजह से रेड कलर का फ्लावर मिल रहा है। तो रेड फ्लावर वाले प्लांट को और राउंड पोलन वाले प्लांट को जब क्रॉस कराया है ब्लू फ्लावर वाले प्लांट से और लॉन्ग पोलन वाले प्लांट से, एंड ऑब्जर्व रिजल्ट्स विच डू नॉट मैच विद द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे परफॉर्म टेस्ट क्रॉस विद F2 एंड ऑब्टेन रेशियो 7:1:1:7। तो इन्होंने जब अपने मेंडल के प्रिंसिपल को अगर ये फॉलो कर रहा होता,
इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे होते, क्रोमोसोम या जीन कह लीजिए, अगर ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे होते तो F2 जनरेशन में फाइंडिंग क्या मिलनी चाहिए थी आपको? 9:3:3:1 की मिलनी चाहिए थी। और टेस्ट क्रॉस की क्या फाइंडिंग मिलनी चाहिए थी? अगर हम F1 जनरेशन के किसी प्लांट को क्रॉस करा दे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो आपको जो प्रोजीनी बनने चाहिए थे उसमें क्या रेशियो आना चाहिए था? रेशियो आना चाहिए था 1:1:1:1, लेकिन रेशियो यहाँ पे क्या आया टेस्ट क्रॉस का? 7:1, 1:7। हमारे 16 में से जो F2 जनरेशन के 16 ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, आउट ऑफ दैट 14 विल बी कैसे हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन के, और 2 ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट हैं, जो कि हमारे 1:1:1:1:1 के रेशियो से अलग है। अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएं और F1 या F2 जनरेशन के प्लांट का हम क्रॉस कराएं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, जिसको कि हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, तो फाइंडिंग आती आपकी क्या? 1:1:1:1, लेकिन यहाँ पे क्या फाइंडिंग आ गई? यहाँ पे फाइंडिंग आ गई है 7:1, 1:7। तो ये फाइंडिंग जो है, ये फाइंडिंग मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती, ये मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। इसके लिए इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो जीन्स है, कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी हाइपोथेसिस इन्होंने दिया। दिस वाज डेविएशन, ये 7:1:1:7 जो था ये डेविएशन था किससे? फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेशियो 1:1:1:1 से। इंडिकेटेड दैट देयर वाज अ टेंडेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील टू रिमेन टुगेदर, जिससे इस चीज़ की इंडिकेशन मिला कि भैया जो एलील डोमिनेंट एलील है उनमें टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, जिसको कि इन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस के नाम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब आपके बाद अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो हो सकता है टेस्ट क्रॉस आपके दिमाग में ना हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होती है। और टेस्ट क्रॉस अगर हम कराएं डाइहाइब्रिड क्रॉस के, डाइहाइब्रिड के, अगर किसी डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का हम टेस्ट क्रॉस कराएं तो जो प्रोजीनी बननी चाहिए वो प्रोजीनी आपको 1:1:1:1 के रेशियो से बननी चाहिए। 25% आपको एक कैरेक्टर एक तरह के, 25% एक तरह के, 25% एक तरह के, 25% एक तरह के मिलने चाहिए। ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मेरा लेक्चर 1.5 घंटे आप लोग आसानी से बैठ के आराम से चाय वाय पी के, IPL का मैच चल रहा है देखिए, 1.5 घंटे का समय दे दीजिए, उसके बाद आपके सारे जितने भी आपके दुविधा हैं सब खत्म हो जाएगी। मैं इन सब की बातें करूँगा एक एक करके जैसे जैसे वो चीज़ें आएंगी। अभी के लिए आप इतना सुन लो, गीता का श्लोक सुन लो, आगे उसका प्रवचन एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, आपकी समझ में आएगा। बने रहिए बस आप 1.5 घंटा, एक बार मेरे लिए आप 1.5 घंटा खर्चा कर दीजिए, फिर आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि ये 1.5 घंटे का आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा टेस्ट क्रॉस और 1:1, अभी आगे डिस्कस करूंगा, उसकी चिंता ना करिए। दिस वाज डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो से डेविएशन, तो ये बात समझ में आ गई कहीं कुछ गड़बड़, जिसको उन्होंने कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस के द्वारा बताने की कोशिश करी कि जो डोमिनेंट एलील है वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आइए आगे देखिए। सिमिलर वाज द केस विद रिसेसिव एलील, और यही केस रिसेसिव एलील के साथ था। डोमिनेंट एलील के साथ वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, और रिसेसिव एलील के साथ इट वाज कॉल्ड कपलिंग, इसको कपलिंग बोला। दे प्रपोज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, और कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस देखिए ये वाला क्रॉस, अब इसको समझाने के लिए, अब उसमें तो आप भटक जाओगे, ब्लू लॉन्ग और राउंड, और हमारे ब्लू लॉन्ग थे और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका रेड एंड राउंड, ब्लू लॉन्ग रेड एंड राउंड, इसमें आप भटक जाओगे। इसलिए इधर मैंने दूसरे वाली स्लाइड में उसको इस तरह से दिखाया है ताकि आप आसानी से उससे कनेक्ट हो जाए, समझ लें। तो आइए चलते हैं हम लोग वाइट बोर्ड पे और इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको टेस्ट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग से
कैसे रिजल्ट निकलेगा कि वो हमारे एलील जो है वो लिंक्ड हैं कि नहीं है, ये इसको देख लेते हैं। हाँ जी, अब आप देखो, आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया जिसका जेनेटिक मेकअप ये है, 2 जीन्स एट अ टाइम आप 2 जीन्स के लिए ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराने जा रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म आपने लिया जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, प्योर लाइन प्लांट या प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म है हमारा, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों जगह पे आपके डोमिनेंट एलील है, कैपिटल ए, डोमिनेंट एलील कैपिटल बी। और दूसरा जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके पास रिसेसिव एलील है। अब इसके जब बनेंगे गैमीट तो गैमीट में केवल यही आएगा, और इसके गैमीट बनेंगे, इसके गैमीट में केवल यही गैमीट का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जेनेटिक मेकअप हो सकता है। इनके फ्यूज़न से जो जाइगोट बना, उस जाइगोट का जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ऑर्गेनिज्म जाइगोट ऑर्गेनिज्म बन गया। अब हम इस ऑर्गेनिज्म का अगर टेस्ट क्रॉस कराएं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है किसी भी अननोन जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का जब हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। When we cross an organism with unknown genotype, when we cross an organism of unknown genotype, when we cross an organism of unknown genotype with the homozygous recessive parent, that type of cross is said to be the test cross। ये टेस्ट क्रॉस होता है। ये क्यों कराने की जरूरत पड़ी, इसके लिए भी आप समझिए, एक एक चीज, एक एक पन्ना खोलते चले जाइए कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया था टॉल प्लांट को ड्रॉप प्लांट से, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही, इसके एलील केवल कैपिटल टी, इसके एलील केवल स्मॉल टी, इन दोनों के फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म बना वो हेटेरोजाइगस बना, और सारे के सारे 100% प्लांट जो बने टॉल बने इन द F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन का जब उसने क्रॉस कराया सेल्फिंग, तो प्यूनेट स्क्वायर बनाइए, इसमें गैमीट जो है 2 तरह के बन रहे हैं, विद आइदर विद डोमिनेंट एलील और विद रिसेसिव एलील, और इधर भी इस वाले के भी आपके जो बनेंगे गैमीट वो 2 तरह के बनेंगे, आइदर विद डोमिनेंट एलील और विद रिसेसिव एलील। अब इस वाले का गैमीट का एक सेल का फ्यूजन इस वाले स्पर्म से भी हो सकता है, इस वाले का फ्यूजन इससे भी हो सकता है, इस वाले का फ्यूजन इससे भी हो सकता है, इस वाले का फ्यूजन इससे भी हो सकता है। तो 1:2:1 का रेशियो आ गया जी, आ गया। ये देखिए, ये वाला प्लांट कैसा ड्रॉप, ये वाला प्लांट कैसा टॉल, और ये वाले प्लांट भी आपके टॉल प्लांट है, ठीक है। 75% आपके टॉल प्लांट है, 25% ड्रॉप प्लांट है F2 जनरेशन में। लेकिन अब बात सुनिएगा ध्यान से, F2 जनरेशन के जो 75% प्लांट, F2 जनरेशन के जो 75% प्लांट है उनका जीनोटाइप एक जैसा नहीं है। फिनोटिपिकली तो दीज ऑल आर 75% प्लांट्स आर टॉल फिनोटिपिकली दिखने में, लेकिन जीनोटाइपिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 2 तरह के हैं। 50% उन 75% में 2/3 ऑफ द प्लांट आर हेटेरोजाइगस एंड 1/3 आर द प्लांट आर होमोजाइगस। उन 75 के वो जो 75 हैं
उन 75 के 2/3 प्लांट जो है हेटेरोजाइगस टॉल है और 1/3 प्लांट जो है वो होमोजाइगस टॉल है। ये बात कैसे पता लगी? ये मेंडल को तब पता लगी कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ है, जब उन्होंने ये F2 जनरेशन की सेल्फिंग कराई तो जो रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रहा है प्लांट, उसने अपने कैरेक्टर को वैसे ही दिखाया एज इट इज अगली जनरेशन में, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं मिला। लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला था प्लांट F2 जनरेशन का, उसमें उसने देखा कि दो तरह के प्लांट हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं टॉल, जिनको जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो टॉल ही प्लांट बना रहे हैं। वो कौन से हैं? वो आपके होमोजाइगस डोमिनेंट है। इसकी आप सेल्फिंग कराते रहिए कराते रहिए कराते रहिए, टॉल प्लांट ही बनेंगे। लेकिन ये वाले जो प्लांट हैं, ये वाले, तो उसने देखा कि F2 जनरेशन में कुछ टॉल प्लांट ऐसे हैं जिनमें सेल्फिंग कराते हैं तो आप देखेंगे कि 25% ड्रॉप प्लांट बन रहा है, 75% टॉल बन रहा है। इसका मतलब F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट हैं उनका जीनोटाइप दो तरह का है F2 जनरेशन में। समझ में आई बात? अगली स्लाइड पर चलता हूं, समझाता हूं। F2 जनरेशन में जो प्लांट थे आइदर ये या ये, तो ये वाले तो हमेशा आगे टॉल ही बना रहे, लेकिन इन वालों का जब हम क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, तो 75% तो टॉल बन रहे हैं, 25% ड्रॉप बन रहे हैं। इट मीन्स कि F2 जनरेशन में जो प्लांट टॉल प्लांट है वो दो तरह के जीनोटाइप वाले हैं। ये जानने के लिए, अब उसको नहीं पता ना, ये तो हम लोगों ने लिखा, उसको नहीं पता कि उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसका जीनोटाइप है। टेस्ट क्रॉस कराई गई। टेस्ट क्रॉस यही जानने के लिए कराते हैं जब आपके पास ऑर्गेनिज्म है जो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन आपको उसका जीनोटाइप कंफर्म करना है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, वही जानना चाहते हैं आप। तब आप टेस्ट क्रॉस कराते हैं और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। अब इसका क्रॉस हमने कराया होमोजाइगस रिसेसिव से। अगर सारे प्लांट टॉल बने, दो कंडीशन होंगी। अगर सारे प्लांट टॉल बने तो इट मीन्स इसका जीनोटाइप क्या है? इट मीन्स इसका जीनोटाइप, इन केस 100% प्लांट टॉल है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? तब इसका जीनोटाइप यही हो सकता है। इसी कंडीशन में यहाँ सारे प्लांट टॉल बनेंगे। और जब हमने होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस कराया ऐसे जीनोटाइप वाले प्लांट से जिसका जीनोटाइप नहीं पता, और आपके पास फाइंडिंग आई 50% तो बने टॉल और 50% बने ड्रॉप, तो इसका जीनोटाइप क्या है? इसका जीनोटाइप तब ये। तो टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग, टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से हम इसका जीनोटाइप बता देंगे। टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग है 100% प्लांट टॉल, इट मीन्स इट इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग है कि 50% ऑफ द प्लांट आर ऑफ टॉल एंड 50% प्लांट आर ड्रॉप, इट मीन्स इट इज अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि इसमें आप देखिए, इसको कैसे हम 50-50% बोल रहे हैं। इसके गैमीट बनाइए, या तो ये और उधर उस वाले का, उसमें गैमीट में केवल यही। तो प्यूनेट स्क्वायर के हिसाब से जो आपको फाइंडिंग आएगी ये आएगी 50% आपके टॉल और 50% आपके कैसे ड्रॉप। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 50% टॉल 50% ड्रॉप। ओके, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हो गई। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला समझ लीजिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मानिए RR YY राउंड येलो और इधर आपका रिंकल्ड ग्रीन। अगर ये आपके लिंक्ड जीन है और लिंक जीन नहीं है तो क्या फाइंडिंग है उसको समझिए। पहली बात तो ये कि ये लिंक्ड जीन नहीं है तो क्या होगा भाई, क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन जो बनेगी उसका ये जेनेटिक मेकअप है। अब हमने बोला इसका हमने करा दिया, हमने क्या, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के बाद फाइंडिंग क्या आएगी? अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं 1:1:1:1, यही मैंने गाया था अभी और आपसे बोला था अभी, आपको बाउंस हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अब आपकी समझ में आएगा। F2 जनरेशन का प्लांट, उसको हम करा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव से, इससे आपने कराया क्रॉस, कराया जी। इसके एलील कितने बनेंगे? गैमीट 4 तरह के, ये 4 तरह के गैमीट बनाएगा। तो 4 तरह के गैमीट कौन से? कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, कैपिटल R के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y। और इसमें केवल एक ही तरह का बनेगा।
अब जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये गैमीट इससे किसी के साथ भी चांस की बात है फ्यूज हो सकता है। अगर इसके साथ फ्यूज हुआ तो क्या फाइंडिंग है, ये क्या बन गया, राउंड येलो। इसके साथ फ्यूज हुआ तो क्या बन गया, राउंड ग्रीन। अब देखिए ये राउंड येलो पहले वाला, और ये क्या बना, राउंड ग्रीन। ये वाला कैसा बनेगा, रिंकल्ड येलो। ये वाला बना रिंकल्ड येलो। और ये वाला कैसा बना, रिंकल्ड ग्रीन। तो 1:1:1:1 की रेशियो हो गया। 25% प्लांट एक तरह के, 25% प्लांट एक तरह के, 25% प्लांट एक तरह के, 25 ये होती टेस्ट क्रॉस। यही आपको बोला ना। और अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो रहे होंगे तो ये रेशियो गड़बड़ा जाएगा। 1:1:1:1 का रेशियो नहीं आएगा। 1:1:1:1 का रेशियो नहीं आया, इसका मतलब कि ये जीन्स या ये क्रोमोजोम, ये जीन्स कहिए, ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे। भैया जीन्स तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते ही नहीं है। तो मेंडल ने बोला था कि जीन्स होते हैं, वो तो सुटोन और बोवेरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी दी। उन्होंने बोला जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द क्रोमोजोम एंड इट इज द क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम है जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं और जीन्स उसी पे सिचुएटेड है। जब पूरे का पूरा क्रोमोजोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गया तो जीन्स एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। बाउंस हो गया, कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। अभी इस पे समझो। 1:1:1:1 का रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आएगा, अगर लिंकेज है तो नहीं आएगा। लिंक कब होंगे, जब एक ही क्रोमोजोम पे होंगे। एक ही क्रोमोजोम पे होंगे तो लिंकेज दिखाएंगे तो आपको 1:1:1:1 का रेशियो नहीं मिलेगा। जो कि उन्होंने देखा कि जब ब्लू लॉन्ग को उसने क्रॉस कराया किसके साथ, रेड और राउंड के साथ। रेड राउंड वाले का क्रॉस ब्लू लॉन्ग वाले से कराया बेटसन एंड पुनेट ने, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे, ये तो अलग ही रेशियो दिखा रहे हैं। 9:3:3:1 का दिखा ही नहीं रहे। तो उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस कराने पे फाइंडिंग 1:1:1:1 की ना आके 7:1:1:7 आ गई। ओके, आई बात समझ में। तो अब आपको टेस्ट क्रॉस तो समझ में आया होगा। और F2 जनरेशन के प्लांट का या F1 जनरेशन के प्लांट का अगर हम करा देंगे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस, तो फाइंडिंग हमारी क्या आनी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने तो फाइंडिंग आनी चाहिए 1:1:1:1 की। लेकिन यहाँ पे इनके केस में फाइंडिंग आई 7:1:1:7 की। तो इन्होंने बोला कि ये कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने बोला कि जो लिंक जीन्स होते हैं, जो डोमिनेंट एलील हैं, देखिए डोमिनेंट एलील वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और रिसेसिव एलील भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील एक दूसरे का साथ अगर नहीं छोड़ेंगे तो भैया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी तो ये फाइंडिंग आपकी 1:1:1:1 से डिफर हो जाएगी। क्लियर, अच्छी बात। चलिए आइए, हाँ जी। तो 1:A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b and they propose the coupling and repulsion hypothesis to explain this phenomenon. However, it was Morgan. अब हालांकि ये मॉर्गन थे जिन्होंने लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है और जिन्होंने लिंकेज टर्म दिया है, कॉइन टर्म बाय मॉर्गन। लिंकेज इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। और लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, मॉर्गन ने प्रूव किया किसमें, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में। मॉर्गन वर्क विद टाइनी फ्रूट फ्लाई। मॉर्गन ने ये जो हमारी छोटी छोटी मक्खियां हैं ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, उस पर काम किया। एंड ही इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, और उनको हम फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। लिंक जीन्स आर एक्सपेंशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक जीन्स, लिंकेज क्या है, लिंकेज एक्सेप्शन है किस चीज़ का, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये
एक्सेप्शन है। सो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडल का थर्ड लॉ जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। एंड इज अप्लाइड ओनली टू जीन्स विच आर लोकेटेड ओवर द डिफरेंट क्रोमोसोम, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वही जीन्स दिखा पाएंगे जो अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा पाएंगे। लिंकेज इज द फिनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन। लिंकेज जो है ये वो फिनोमेनन है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप देखेंगे कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, जय वीरू के साथ की तरह रहते हैं। सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब इनहेरिटेंस हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम जा रहे हैं। थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन, कि उनमें ना तो कोई चेंज होगा ना वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जीन्स जो लिंक जीन्स हैं ये सेम क्रोमोसोम पे, एक ही क्रोमोसोम पे है, और उसकी वजह से उनमें लिंकेज देखने को मिल रही है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पे आइए। मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन और कैसल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज और दूसरी है एक हम लोग की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोनों नाम मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाय मॉर्गन एंड कैसल, वेयर एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय बेटसन, मॉर्गन एंड कैसल, और उन्होंने सुटोन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। ठीक है जी, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इट स्टेट्स दैट, ये बताती है क्रोमोसोमल थ्योरी क्या बताती है? लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम। पहली बात, लिंक जीन्स कहाँ पे है? ये बताती है कि लिंक जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम। लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर सीक्वेंस। एक लीनियर सीक्वेंस में है तो लिंक जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है, और लीनियर सीक्वेंस में एक सीधी रेखा में कहिए है। दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और उनमें ये टेंडेंसी है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखेंगे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट अभी आपको आगे समझाता हूँ मैं, व्हाट इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इनमें ये टेंडेंसी कि भैया ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन को जो पैतृक के पास थी कंडीशन, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू लिंक जीन्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू लिंक जीन्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। तो अगर ये दो जीन और एक और जीन यहाँ पे है सी, ए और सी भी लिंक्ड है, तो लिंकेज की स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है? बी में ज़्यादा। जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा मजबूत पकड़। तो मानिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और अगर मोहल्ला अलग है तो अटैचमेंट कम हो रहा है, और अगर शहर अलग है तो और कम हो रहा है। तो किसी के जितना नज़दीक रहेंगे आप, आँख से दूर मत हो दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर मत हो दिल से उतर जाएगा। अगर आप ज़्यादा दूर हो गए तो दिल से ही उतर गए। अगर बने रहो नज़र के सामने दिल के पास, वो वाली बात। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जो जीन्स लिंक्ड हैं अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं उतनी ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ है। जितना ज़्यादा दूरी उतनी कम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ओके, दिस फाइंडिंग वर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द मॉर्गन ओवर फ्रूट फ्लाई। ये जो बातें अभी बोली, ये बातें हवा में नहीं, हवा से कोरोना नहीं फैला, ये बातें हवा से नहीं आ गई। ये बातें इस तरह से आ गई कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे, उसकी फाइंडिंग के हिसाब से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी गई। मॉर्गन कंडक्टेड 2 क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने 2 क्रॉस किए थे ड्रोसोफिला पे, जिसकी आपके बुक में भी जिक्र है, और बड़ा थोड़ा सा कहिए कि उन्होंने कंजूसी करते हुए, मतलब पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं करी है, तभी आप लोग को और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। ही क्रॉस ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल। उन्होंने क्या किया?
भूरे लाल, याद रखिएगा भूरे लाल, अपने मोहल्ले में भूरे लाल नाम का एक आदमी है, उसको क्रॉस करा दिया। भूरे लाल ड्रोसोफिला कैसा जी? ब्राउन बॉडीड, भूरी, ब्राउन बॉडीड, भूरी, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल विद येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल। अब यहाँ पे जो ये देखिए, यहीं से अब आप थोड़ा सा अलर्ट होइए, समझिए बात को, जो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। ये जो ब्राउन बॉडीड लिखा है, ये कैपिटल वाई और डब्ल्यू से उसको डिनोट किया है। ये हमारा वाइल्ड एलील को बता रहा है, डोमिनेंट एलील को बता रहा है। और रिसेसिव एलील क्या होगा इसका? ये होगा। इसकी वजह से आपका कलर कैसा आ रहा? ब्राउन। और इसकी वजह से कलर कैसा आ रहा? इसकी वजह से कलर आ रहा येलो। अब आपके मन में उलझन कि अगर कैपिटल वाई से डिनोट किया है तो येलो हमारा डोमिनेंट होना चाहिए। इस उलझन को आप अभी किनारे रख दो, इसमें मत उलझो, इसको हम अगली बार बताएंगे आपको। अभी आप ये समझो भैया, मेंडल वाला जो नियम है, मेरे को ही पता है, मेंडल का नियम ये है कि जो ट्रेट शो हो रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जो अपने को रिप्रेजेंट कर देगा एलील, जो ट्रेट शो हो जाएगा, उसको हम लोग डोमिनेंट एलील बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो मानिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉडी कलर की, ये बात हो रही बॉडी कलर की, तो बॉडी कलर उसका या तो रेड या तो ब्राउन, नहीं बॉडी कलर या तो ब्राउन या तो येलो, सॉरी रेड तो आई का कलर है, सॉरी, बॉडी कलर या तो ब्राउन या तो येलो। और ब्राउन और येलो में ब्राउन जो है वो डोमिनेंट है, वो वाइल्ड कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो आपके हिसाब से एलील किससे रिप्रेजेंट होना चाहिए? वो एलील जो बॉडी कलर को एक्सप्रेस करवा रहा है, बी से प्रकट होना चाहिए, कैपिटल बी से। लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है उसको अभी आप अपने दिमाग पे बोझा ना लो, किनारे रख दो, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, अब आप ये समझिए कि वो एलील, वो जीन, ध्यान दीजिए, वो जीन जो उसकी बॉडी की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन एटलीस्ट 2 फॉर्म में है। वही तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, दैट इज द एलील, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, वही तो एलील है एक दूसरे के। और ये एलील जिसकी वजह से ब्राउन कलर आ रहा है, उसको कैपिटल वाई प्लस से डिनोट किया है, वाइल्ड एलील है, डोमिनेंट एलील है। और जिसकी वजह से येलो कलर आ रहा है, उसको हमने स्मॉल केस, लोअर केस वाई से डिनोट किया है, रिसेसिव एलील है। अब आप एक चीज और समझो, बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूं जो बात, उसको सुन लो। मेल ड्रोसोफिला का जेनेटिक मेकअप जब हम दिखा रहे हैं, तब हम ऐसे दिखा रहे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू आगे दिखाएंगे। अभी हमने क्या लिया है? बॉडी कलर, और दूसरा लेंगे आई कलर, कैपिटल वाई और डब्ल्यू से इसको भी दिखाते हैं हम। रेड आइड, भूरे लाल एंड नोटिस विद जनरेशन आगे आता, चलिए अभी दिखाते हैं। तो इसको हमने जेनेटिक मेकअप मेल ड्रोसोफिला का ये दिखाया, जबकि फीमेल का हम जेनेटिक मेकअप ये दिखाएंगे, डब्ल्यू एंड वाई। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, 1 मिनट होल्ड करो, यहां से चले उधर, तब आपकी समझ में आएगा। देखिए भूरे लाल को आप क्रॉस करा रहे हैं, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आई। एक तो पहली बात ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि एट अ टाइम हम 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं। कौन सा? बॉडी कलर और आई कलर। ब्राउन बॉडीड रेड आई वाले को हम क्रॉस करा रहे हैं किससे? येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। येलो बॉडीड एंड वाइट आई, ठीक है जी। अब इसमें ये वाले कैरेक्टर डोमिनेंट है,
तो आपके मन में आना चाहिए कि हमें एलील कैपिटल बी और आर से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ब्राउन बॉडी के लिए एलील, ब्राउन बॉडी के लिए एलील हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई प्लस से, और येलो बॉडी के लिए वाई, और रेड आई के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू प्लस से, और वाइट आई के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलील डब्ल्यू से। पहली बात तो ये समझ लीजिए, उलझन ना खाइए, ठीक है। अब अगला समझिए, ड्रोसोफिला का अगर जेनेटिक मेकअप पूछे हम क्या है तो ये लिख रहे हैं। यहाँ बहुत महीन बात है जो हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझो। और इसका जेनेटिक मेकअप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? इसका जेनेटिक मेकअप ये लिख रहे हैं। समझ में आई बात? नहीं ना? नहीं आई? हाँ नहीं आई होगी, क्योंकि भैया ड्रोसोफिला में एक एक्स क्रोमोजोम है मेल में, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम है। इसके पास एक एक्स है एक वाई है। अब आप लोग अपना वो चार्ट देखिएगा, जो चार्ट आप लोग आज तक नहीं समझ पाए हो। उसमें आपको क्रोमोजोम ऐसे दिखाया गया है एक, और एक क्रोमोजोम ऐसे दिखाया गया है, और दूसरी तरफ आपको, दूसरे केस में आपको 2 क्रोमोजोम ऐसे दिखाए गए। तो भैया ये वाला क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम को दिखा रहा है, और ये वाला क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम को दिखा रहा है, जिसपे आपके जीन ये सिचुएटेड है एलील। और इधर इसके पास, फीमेल के पास 2 एक्स है, तो यहाँ पे फीमेल में 2 एलील हो जाएंगे, 2 क्रोमोजोम तो 2 एलील। लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम एक ही है, तो 2 एलील कैसे होंगे? नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं, समझो। ये एलील कहाँ पे है? हवा में तो है नहीं, क्रोमोजोम पे है। और कौन से क्रोमोजोम पे है ये ध्यान से सुन लो। बॉडी कलर, विंग साइज और आई कलर, 3 चीजें हैं जिनका आपकी बुक में जिक्र है। बॉडी कलर, आई कलर और विंग का साइज। बॉडी कलर, आई कलर और विंग का साइज। इस समय जिस क्रॉस की बात हो रही है, इस समय इस क्रॉस में हम लोग 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं। कौन सी? बॉडी कलर और आई कलर। विंग के साइज की बात नहीं हो रही, लेकिन विंग के साइज के लिए जो जीन है दैट इज आल्सो सिचुएटेड ओवर द एक्स क्रोमोजोम, एंड एक्स क्रोमोजोम इज 1 in number in Drosophila, male Drosophila, whereas X chromosomes are 2 in number in female। और X क्रोमोजोम पे ही वो एलील है, तो दूसरा तो उसके पास वाई क्रोमोजोम है ना, तो वाई क्रोमोजोम पे वो वाले जीन नहीं है जो एक्स क्रोमोजोम पे। इसलिए मेल का जेनेटिक मेकअप हम लिखेंगे तो एक ही एक एलील की प्रेजेंस दिखाएंगे, जबकि फीमेल में जब हम उसका जेनेटिक मेकअप लिखेंगे तो दोनों एलील की प्रेजेंस हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 2 क्रोमोजोम है। अब आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो एक राय आप लोग को दूंगा, जिनकी समझ में नहीं आई उनके लिए एक राय दूंगा। पहले अगली स्लाइड पर चलता हूं, एक बार फिर से समझाता हूं, फिर राय देता हूं। देखो समझो बात। ब्राउन बॉडीड एंड रेड आई मेल, इसको क्रॉस हम कराने जा रहे हैं येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल से। अब कोई भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे गवर्न होता है? कौन रेगुलेट करता है कैरेक्टर को? कैरेक्टर आर रेगुलेटेड बाय द जीन्स। एंड व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का वो टुकड़ा जो किसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब वो कैरेक्टर को जो रेगुलेट कर रहा टुकड़ा डीएनए का किस पे? क्रोमोजोम पे। वो जीन है। तो अगर जीन एक ही तरह का हो तो सभी ड्रोसोफिला एक ही तरह के होंगे, क्योंकि जब हम बॉडी के कलर की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो एक कलर बॉडी ब्राउन और एक कलर येलो। इसका मतलब वो जीन जो बॉडी कलर को गवर्न कर रहा है वो जीन 2 रूप में है, कम से कम उसके 2 फॉर्म है। एक फॉर्म है उसके आने की वजह से बॉडी कलर ब्राउन, और दूसरा फॉर्म है उसके आने की वजह से बॉडी कलर येलो। अब इसमें हम लोग मेंडल के हिसाब से जो डोमिनेंट होगा, जब दोनों होंगे तो जो अपने को एक्सप्रेस कर देगा डोमिनेंट,
और जो डोमिनेंट होगा अपने को एक्सप्रेस कर देगा उस ट्रेट के पहले अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से हम उस एलील को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमिनेंट एलील को यहाँ पे ब्राउन से हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही ज्ञान दिया कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, अलग है। क्यों नहीं है वो अगली बार समझेंगे। अभी आप ये समझो कि ब्राउन वाला एलील जो ब्राउन कलर ला रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई प्लस से, ये डोमिनेंट एलील है, और रिसेसिव एलील है वाई। रेड वाला उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू प्लस से, और रिसेसिव वाला है डब्ल्यू। इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? इसका जेनेटिक मेकअप है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। इसका जेनेटिक मेकअप क्या है? इसका जेनेटिक मेकअप है वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। सर आपने यहाँ पे वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस 2 बार क्यों नहीं लिखा? डब्ल्यू प्लस 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया 2 बार इसने नहीं लिखा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसके पास एक ही एलील है, वाई प्लस एक ही है, वाई प्लस 2 बार नहीं है। सर ये तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 बार क्यों नहीं है? बच्चे 2 बार इसलिए नहीं है क्योंकि एक इसके पास एक्स क्रोमोजोम है, एक वाई क्रोमोजोम है। यहाँ पे इसका सेक्स क्रोमोजोम उस पे है, ये एलील, और मेल में एक ही होता है, इसलिए इसका जेनेटिक मेकअप ये, उसका जेनेटिक मेकअप वो। ओके, यस, ओके। अब हम लोग चलते हैं वापस अपनी कहानी पे। अब कहानी में ट्विस्ट, इसके गैमीट बनेंगे एक ही तरह के, इसके गैमीट बनेंगे एक ही तरह के, और इसका जब आपने क्रॉस कराया तब ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप 2 तरह का हो सकता है। इसमें आपके जो बनेंगे सॉरी, एक्सक्यूज मी, देखिए अब जो नीचे बन रहे हैं ऑर्गेनिज्म आइदर मेल और फीमेल, मेल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? मेल का जेनेटिक मेकअप ये होगा, और फीमेल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? फीमेल का जेनेटिक मेकअप ये होगा। ये चीज जिसकी समझ में आई वो तो राजा बेटा है। और आने वाले समय में 1 अगस्त, वैसे तो अभी 1 अगस्त को होगा नहीं पेपर, अब आपका सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, जो कोरोना की लहर चल रही है, ये बात विश्वास मानिए, लेकिन हम लोग 1 अगस्त के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। तो ये आप लोग के लिए एक नया डिस्कवरी, एक नई है। देखिए CBSE के पेपर टल गए, यूपी गवर्नमेंट के पेपर टल गए 12th वाले, और ये जो हालात चल रहे हैं आज की तारीख में, आज है तारीख 16 अप्रैल, और मेरे ख्याल से ये मेरी जब तक वीडियो आपको मिलेगी तब तक 19 अप्रैल या 20, क्योंकि इसमें बड़ा काम करना पड़ता है बाद में, डबिंग वबिंग और एडिटिंग फलाना ढिमकाना करते कराते 2-3 दिन का ये। इसीलिए मेरे लेक्चर आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा रेगुलर रह नहीं पाते, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस का बड़ा लोड रहता था। दूसरा मैं एक प्लेटफॉर्म से और जुड़ा हुआ हूँ ऑनलाइन, तो उस वजह से टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से शायद आप लोग को ये रेगुलर 2-4 दिन में मेरे ख्याल से आप लोग को मिलने लगेंगे लेक्चर। चलिए देखते हैं क्या होगा, उसको तो छोड़िए, वापस आते हैं यहाँ पे। मैं ये कह रहा था जिनको ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात जिनकी समझ में आ गई वो तो राजा बेटा है, उन लोग के पूरे चांस हैं, अगर जिनको ये बात समझ में आ गई है मेरे समझाए बगैर जो मैंने लिखी है, कि इन लोग के क्रॉस से जो फाइंडिंग है, जो मेल की फाइंडिंग होगी, मेल की फाइंडिंग ये होगी, मेल का जेनेटिक मेकअप ये होगा और फीमेल का जेनेटिक मेकअप ये होगा। अगर ये बात जिसको मेरे समझाए बगैर समझ ली है वो मुझसे लिखवा लो, 90% तो नीट में सिलेक्टेड है। और जिनकी नहीं समझ में आई, अब मैं समझाने जा रहा हूँ और वो समझ गया एक बार में, 70% उनका भी चांस है। और जिसको मेरे समझाने के बाद अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की, आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत की। हाँ, कुछ कुछ समझ में आई, और कुछ एक के लिए अगर आप में से 5-10% ऐसे जिनको मेरे समझाने के बाद भी उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है अगर, तो फिर उनको ज़रूरत है कि धूप में 2-3 घंटा बैठें और जादू की तरह पहले 1-1.5 महीना धूप में बैठ के अपने की बैटरी चार्ज करें और फिर से पढ़ें। चलिए समय ना खराब करूँ, आऊँ। अब मेल में ये वाला मैंने बोला, अरे भैया मेल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा? ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोजोम, और एक्स क्रोमोजोम पे तो क्या है, उसके तो दोनों एक्स क्रोमोजोम, 2 एक्स क्रोमोजोम है, दोनों पे क्या है? वाई और डब्ल्यू। तो एक्स क्रोमोजोम उसको मिल किससे रहा है? उसके वाई वाला तो उसका वाई वाला आ जाएगा तो मेल बनेगा ही नहीं, फीमेल बनेगा।
वाई वाला उसको कौन सा, ये वाला जो क्रोमोसोम जिस पे ये है वो किससे मिल रहा है, मेल से, फीमेल से। और फीमेल में अगर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गई, अगली स्लाइड पे चलिए, ये है हमारा फीमेल का क्रोमोसोम एक और ये दूसरा, इस पे जो एलील है वो वाई और डब्ल्यू है, वाई और डब्ल्यू है। अब इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गई तो दोनों तरफ आटा ही है, आपने आटा इधर से लिया इधर से लिया, फिर आटा का आटा ही रहा ना, तो उसका जो जेनेटिक मेकअप रहेगा क्रॉसिंग ओवर के बाद भी क्रोमोसोम का यही रहेगा, और यही क्रोमोसोम आगे जाएगा जो उसको बना रहा है मेल, क्योंकि वाई तो उसको फादर से मिल ही नहीं रहा। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम आया केवल वाई ये वाला, तो इसकी वजह से क्या, कौन सा कैरेक्टर आ रहा, येलो एंड वाइट। ठीक है, तो जितने भी प्रोजीनी बनेंगी F1 जनरेशन में वो येलो आपका बॉडी कलर और वाइट आई, मेल जितने बनेंगे। फीमेल जितने बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। अब ये जब इन्होंने देखा ब्राउन बॉडीड रेड आइड और वाइट वाला, जब उनकी इन्होंने क्रॉसिंग कराई तो F2 जनरेशन में फाइंडिंग 9:3:1 की ना आके डिफर हो गई। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता तो ऑर्गेनिज्म F2 जनरेशन में कैसे दिखते, F2 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म दिखते, ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्राउन बॉडीड और वाइट आई, ये कहलाएगा नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट, और येलो बॉडीड और रेड आइड ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट, और जो आपके ब्राउन बॉडीड रेड आइड होंगे वो कहलाएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और जो येलो बॉडीड वाइट आइड होंगे वो कहलाएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब आप समझे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है जो शुरू से था, जहां से हमने क्रॉस चालू करी तो ब्राउन के साथ रेड और येलो के साथ वाइट, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड, ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ब्राउन बॉडी रेड आइड ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। येलो बॉडीड वाइट आइड ये हो गया पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता तो नए कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। नए कॉम्बिनेशन जो हमने क्रॉस चालू कराई तब नहीं थे। नए कॉम्बिनेशन कौन से, ब्राउन बॉडीड वाइट आई, येलो बॉडीड रेड आइड, ये भी बनते हैं। ये बात अलग है कि ये कितने बनते, 16 में से 6, और 16 में से 10 कौन से बनते हैं, हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, समझाता हूं। तो आपके जो F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का जब आप क्रॉस करा रहे हो तो F2 जनरेशन में अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो ब्राउन बॉडीड और रेड आइड ये तो बनेंगे ही बनेंगे, ये बनते 9। ब्राउन बॉडीड वाइट आई और हमारा येलो बॉडी रेड आई एंड येलो और वाइट, ये बनना चाहिए था 1, ये बनने चाहिए थे 3, ये बनने चाहिए थे 3। ये होनी चाहिए थी फाइंडिंग अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता, तो ये होनी चाहिए थी फाइंडिंग। ये फाइंडिंग आई नहीं तो उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया। किन्होंने, मॉर्गन ने। टेस्ट क्रॉस में क्या कराना था, अब आप बात समझो फिर से। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, अभी आपको बताया था कि आपके पास F1 जनरेशन का कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको अननोन जीनोटाइप का, हमें नहीं पता उसका जीनोटाइप क्या, उसको हम होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दें। टेस्ट क्रॉस में अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुन लो। टेस्ट क्रॉस में इन्होंने ब्राउन बॉडीड, देखिए ब्राउन बॉडीड और रेड आई, फीमेल ही तो बनी थी F1 जनरेशन में, ब्राउन बॉडीड रेड आइड। जितने भी मेल थे, मेल कैसे थे, मेल तो सारे येलो बॉडीड और वाइट आइड थे। F1 जनरेशन के जितने भी मेल बने, अब बहुत महीन बातें हैं ये, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, हमने बोला ना फिर धूप में 2-3 घंटा बैठो। अपनी NCERT ने कुछ भी नहीं बता रखा, तभी आप लोग के लिए लिंकेज बाउंस हो जाती है। आप लोग की समझ में नहीं आती, आप लोग 10 बार उस पर सर खपा लेते हो। ध्यान से सुनो,
ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल का क्रॉस कराया हम लोगों ने येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल से। F1 जनरेशन में जो फाइंडिंग आई 100% जो फीमेल थी वो ब्राउन बॉडीड रेड आइड बनी, क्योंकि उसको एक तो एक्स क्रोमोसोम फादर से मिला ड्रोसोफिला से, और फादर के ड्रोसोफिला पे फादर के एक्स क्रोमोसोम पे क्या था, फादर के एक्स क्रोमोसोम पे Y+ और W+ था डोमिनेंट एलील, और एक मदर से मिला, मदर पे क्या था, मदर पे Y और W था। तो ये तो डोमिनेंट है ना, ये तो फीमेल हो गई ना, दोनों एक्स, एक तो फादर से मिला एक मदर से मिला, अब ये डोमिनेंट है। तो जितनी भी बनी फीमेल वो ब्राउन बॉडीड और रेड आइड बनी, और मेल जितने भी बने, मेल को केवल एक्स क्रोमोसोम मिला, एक मिला केवल, और दूसरा तो उसको वाई मिला अपने फादर से। तो मदर से जो एक्स क्रोमोसोम मिला उस पर क्या है, उस पर वाई और डब्ल्यू है। इसलिए जितने भी हमारे F1 जनरेशन के मेल ड्रोसोफिला हैं वो कैसे हैं, वो हैं आपके येलो बॉडीड और वाइट आइड। क्लियर हुई बात, नहीं हुई? अरे भाई, मेल ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम एक ही है और फीमेल ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम 2 हैं, तो एक उसको मदर से एक फादर से। और इसको हमारे मेल ड्रोसोफिला को एक्स क्रोमोसोम किससे मिला, मदर से। मदर होमोजाइगस रिसेसिव थी, उसके पास दोनों जो थे क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम एक्स पे वाई और डब्ल्यू ही था, तो उसको वाई और डब्ल्यू वाला ही मिला। उसकी वजह से वो ये हमारे रिसेसिव एलील है, लेकिन डोमिनेंट एलील तो हो जो उसको दबा ले, डोमिनेंट एलील तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास दूसरा जो क्रोमोसोम है वो वाई है, और वाई क्रोमोसोम पे ये जीन्स है नहीं, इसलिए ये अपने को एक्सप्रेस कर देंगे, रिसेसिव होते हुए भी एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सप्रेस कर देंगे तो जितने मेल बने वो वाइट और येलो, वाइट आपके आइड और येलो बॉडीड वाले बन गए। अब हमने क्या किया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाली ली फीमेल और उसको येलो बॉडी वाइट आई वाले मेल से क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस। तो आपकी फाइंडिंग क्या आनी चाहिए, आपकी फाइंडिंग 1:1:1:1 आनी चाहिए टेस्ट क्रॉस में, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ हो नहीं रहा, तो फाइंडिंग हमारी 1:1:1 नहीं आई। अब फिर चलता हूँ अगली स्लाइड पे, फिर से बात समझिए। टेस्ट क्रॉस कराने जा रहे हैं, आपने ली है ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आई वाली फीमेल, और इसका क्रॉस किससे कराया, येलो बॉडी और वाइट आई वाले मेल से। ये फीमेल है, ये मेल है। तो फाइंडिंग क्या आनी चाहिए, अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा तो आपको आना चाहिए रेड आई विद येलो बॉडी, नया कॉम्बिनेशन 25% बनने चाहिए। रेड आई ब्राउन बॉडी, नया मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी 25%, 1:1। इसके अलावा वाइट आई, वाइट आई विद ब्राउन बॉडी, वाइट आई ब्राउन बॉडी कितने 25%, 1, एंड वाइट आई विद ब्राउन बॉडी। वाइट ब्राउन तो बना दिया, वाइट येलो, वाइट ब्राउन तो बना दिया, वाइट येलो। तो वाइट येलो 25% ये बनने चाहिए थे। 1:1:1:1 की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही होती तो रेड आई ब्राउन बॉडी ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, वाइट आई एंड येलो बॉडी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये नए कॉम्बिनेशन है।
तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नए कॉम्बिनेशन आपके 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट ये बनने चाहिए थे। अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे होते, इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही, इस चीज का इंडिकेशन हमको कैसे मिलता है? इस चीज का इंडिकेशन आपसे पूछा जाता है कि हाउ कैन यू बी मेक श्योर दैट द जीन्स आर लिंक्ड, व्हाट विल यू डू? We will perform test cross, and if the test cross finding differs from 50% of parental combination and 50% of recombinant, then it is the indicative that the genes are linked. अगर आपको टेस्ट क्रॉस आप कराते हैं और आपको टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग 1:1:1:1, दैट इज, उसका मतलब क्या है? 50% पेरेंटल एंड 50% रिकॉम्बिनेंट। अगर वो नहीं मिलती और आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ के मिल जाता 50% से बढ़ के, जब भी बढ़ेगा 50% से पेरेंटल ही बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट 50% के ऊपर हो ही नहीं सकते। रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% के ऊपर नहीं जा सकते। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से बढ़ जाता उस केस में जब वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट ना हो रहे हो। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से बढ़ के आना, इट मीन्स जीन्स आर लिंक्ड, जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम। सीधी सी बात, जड़ की बात पकड़िए। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग आनी चाहिए थी जब मॉर्गन ने टेस्ट क्रॉस कराई, तो 50% आपको रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिले। उसकी जगह क्या मिला? 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब 98.7% जो थे, भले वो मेल ड्रोसोफिला हो, भले वो फीमेल ड्रोसोफिला हो, ये बात भी समझिए, भले मेल ड्रोसोफिला भले फीमेल ड्रोसोफिला, 98.7% वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब या तो रेड आई ब्राउन बॉडीड थे, ब्राउन बॉडीड रेड आइड थे, या येलो बॉडीड वाइट आइड थे। तो इस तरह के ड्रोसोफिला जो या तो ब्राउन बॉडीड रेड आइड थे, भले वो मेल हो भले फीमेल हो, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और इस तरह के ड्रोसोफिला जो येलो बॉडीड वाइट आइड, भले वो मेल हो भले वो फीमेल हो, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ऐसे ड्रोसोफिला कितने? 98.7% एंड 1.3% रिकॉम्बिनेंट। 1.3% मीन्स 1.3% केवल ड्रोसोफिला ऐसे थे, आइदर मेल और फीमेल, जिसमें रेड आई के साथ, रेड आइड ब्राउन बॉडी के साथ, रेड आई के साथ क्या आ गई? येलो बॉडी आ गई। येलो बॉडीड रेड आइड न्यू कॉम्बिनेशन, और हमारा ये भी नया कॉम्बिनेशन कौन सा जी? वाइट आइड ब्राउन बॉडी। तो वाइट आइड ब्राउन बॉडी नया कॉम्बिनेशन, और रेड आइड येलो बॉडी नया कॉम्बिनेशन। ये नए कॉम्बिनेशन वाले कितने? केवल 1.3%, और एक्सपेक्ट कितने कर रहे हैं हम? 50%। इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये बड़ा अलार्मिंग था। उन्होंने तब कब ये लिंकेज बोला इसको कि दोज जीन्स विच आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि मॉर्गन और उसके साथी जानते थे कि ये जीन्स, जिन जीन्स की बात हो रही है, किन जीन्स की? बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए, दैट जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम। मॉर्गन न्यू दैट, मॉर्गन को वो पता था। कैसे पता था? तो रात में वो आइबुजेसिक खा के नहीं सोया था, या वो रात को डाइजीपाम की गोली खा के नहीं सोया था, उसको सपना नहीं आया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट मैं आगे आपको जिक्र करूँगा, जिससे उन्होंने ये समझा था कि ये बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए और विंग साइज़ के लिए जो जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे हैं। तो ये उसको पता था। तब उसने ये बोला कि दोज जीन्स विच आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एंड दैट टेंडेंसी of the genes which are situated over the same chromosome is said to be the linkage. उसको linkage बोला, and linkage, strength of linkage depends upon the inversely proportional to the distance between the two genes. Okay, अब आपकी समझ में आया कुछ ना? तो मैंने कहा जब मैं समझाऊंगा, अब 5-10% ऐसे बच्चे जो नहीं, बेटा तुम लोग कल से धूप में बैठो थोड़ी देर, हाँ, जब धूप बहुत पड़ रही होती है, मई जून चल ही रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई और जून में अच्छी तरह से अपनी बैटरी चार्ज कर लो, ताकि अगस्त में आप लोग जादू हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, लौट के फिर वहीं जहाँ थे। तो मॉर्गन कंडक्टेड ट्रू क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला, ही क्रॉस ब्राउन बॉडीड रेड आइड। तो ब्राउन बॉडी और रेड आई के लिए एक एक एलील लिखा है, उसका कारण आपको समझा दिया मैंने।
क्योंकि मेल का बता रहा, मेल में एक ही, विद येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल एंड नोटिस दैट ऑल रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी फीमेल। देखिए जितने भी बने रेड आइड और ब्राउन बॉडीड वो फीमेल, प्रोजीनी इन F1 जनरेशन। देन ही क्रॉस्ड F1 हाइब्रिड एंड F2 जनरेशन शोड, F1 हाइब्रिड का उसने क्रॉस कराया, फीमेल का क्रॉस कराया किससे, फीमेल का क्रॉस कराया फिर उसने वाइट आइड और येलो बॉडीड वाले मेल से। तो उसने देखा कि F2 जनरेशन में 98.7% जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड 1.3% रिकॉम्बिनेशन, विच वॉज डेविएशन फ्रॉम द, जो डेविएशन था, देन इट वॉज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म फॉर 2 कैरेक्टर। तो ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस थी जो 2 कैरेक्टर के लिए बॉडी कलर और आई कलर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया गया। सेकेंड क्रॉस परफॉर्म बिटवीन वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग, इसी तरह से उसने एक और क्रॉस कराया, वाइट आई मिनिएचर विंग। अब देखिए वाइट आई, यहां ध्यान दीजिए फिर से, वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल विद द वाइल्ड टाइप ऑफ रेड आइड एंड नॉर्मल विंग फीमेल। तो अब यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ठीक लिखा है, नहीं ठीक लिखा है, इसको एक एक होना चाहिए, क्योंकि मेल का जेनेटिक, ये जानबूझ के मैंने लिखा है कि इसको मैं काटूंगा, आप लोग को हाईलाइट होगा। फीमेल का जेनेटिक मेकअप ठीक लिखा है, क्योंकि फीमेल पे 2 X क्रोमोसोम है, तो WW और MM, वाइट आई एलील के लिए, वाइट आई एलील के लिए W और मिनिएचर विंग के लिए, ठीक है, जिसका नॉर्मल विंग साइज। एंड इफ द F1 जनरेशन वाइल्ड टाइप फॉर्म, F1 जनरेशन में जो आपकी बनेगी फीमेल वो वाइल्ड टाइप की बनेगी। वाइल्ड टाइप का मतलब, वाइल्ड टाइप का मतलब है रेड आइड विद नॉर्मल विंग, रेड आई और नॉर्मल विंग वाइल्ड है। नाउ F1 फीमेल टेस्ट क्रॉस विद द वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल मेल। अब हमने F1 में जो फीमेल बनी, जो सारी की सारी कैसी है, जो सारी की सारी आपकी सारी फीमेल जो बनी रेड आइड नॉर्मल विंग वाली है, उसका हमने क्रॉस करा दिया किससे, वाइट आई मिनिएचर विंग वाले मेल से। ही ऑब्जर्व दैट 62%, तो उसने देखा कि 62.8% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या, तो भले मेल ड्रोसोफिला हो भले फीमेल ड्रोसोफिला हो, जो आपको दिखाएगा वाइट आई विद मिनिएचर विंग, वाइट आई विद मिनिएचर विंग एंड रेड आई विद नॉर्मल विंग, वो हमारा कहलाएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो F2 जनरेशन में जो बने हमारे 62.8% पेरेंटल में वाइट आई मिनिएचर विंग वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रेड आई नॉर्मल विंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और न्यू कॉम्बिनेशन क्या है, वाइट आई विद नॉर्मल विंग, रेड आई विद मिनिएचर विंग। वो कितने बने, 37.2%, 50% से कम। इसका मतलब ये जीन्स लिंक जीन्स है। द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज यूज, टर्म रिकॉम्बिनेशन किस लिए यूज कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। टर्म रिकॉम्बिनेशन हम उनके उस तरह के कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं जो कॉम्बिनेशन आपके शुरुआत में जब आपने क्रॉस चालू कराई तो नहीं था। क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल, क्रॉसिंग ओवर क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच अकर्स ड्यूरिंग meiosis 1 in the Pachytene phase of prophase first of the meiosis first. There is the exchange of genetic material between non-sister chromatid of homologous chromosome, and that exchange of genetic material is known by the term of crossing over. Morgan and his group knew that the genes responsible for these 2 characters located on the X chromosome. मॉर्गन और उसके साथी ये बात जानते थे कि ये जो 2 जीन्स अंडर कंसिडरेशन इनकी बात हो रही है, कौन सा, बॉडी कलर आई कलर या बॉडी कलर और विंग साइज, वो एक ही क्रोमोसोम पे हैं, वो जानते थे। Located on the X chromosome and so quickly when 2 genes in a dihybrid cross were situated over the same chromosome, the proportion of the parental gene combination was much higher than the expected one. तो उन्होंने ये देखा कि इस तरह के जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए F2 जनरेशन की जो फाइंडिंग होगी, टेस्ट क्रॉस की जो फाइंडिंग होगी, उसमें हम देखेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है 50% से ज़्यादा होगा। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द 2 जीन। तो मॉर्गन ने ये जो खासियत थी, ये जो लक्षण था, ये जो गुण था,
कि भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा आ जाता है, इस गुण को उन्होंने लिंकेज के नाम से डिस्क्राइब किया। द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड ही गेव द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और इसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया, जो नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इसके लिए टर्म यूज़ किया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो पेरेंट में जीन का कॉम्बिनेशन नहीं था वो जीन का कॉम्बिनेशन बन जाना, उसके लिए टर्म उन्होंने यूज़ किया है रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट क्या? रिकॉम्बिनेंट जो जीन का कॉम्बिनेशन, भाई रेड आइट के साथ क्या लिया हमने? ब्राउन बॉडीड रेड आइट, तो ब्राउन बॉडी वाला एलील और रेड आइट वाला एलील पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब ब्राउन बॉडीड वाइट आई के साथ आ जाए, ब्राउन बॉडीड रेड आई, ब्राउन बॉडी वाइट आई के साथ आ जाए तो रिकॉम्बिनेंट है। जो रिकॉम्बिनेशन एक नया संयोजन बन गया, जो संयोजन पिता में नहीं था, माता में नहीं था, एक नया संयोजन बन गया, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। अनलाइक जीन शो डाई हाइब्रिड क्रॉस, अनलिंक जीन होंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो ई मेंडल वाला 9:3:3:1 का होगा। और टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 का होगा। वाइल लिंक जीन्स, लिंक जीन्स दो तरह के हैं, कंप्लीटली लिंक्ड और इनकम्प्लीटली। वो आपको अगली स्लाइड अगले बार में बताऊंगा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और इसीलिए इसको भी आगे की लाइन में नहीं पढ़ता, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वो बता दूं तब ये वाली लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली आपकी ये लेक्चर में आपको कुछ मैं इसके वो लगवा दूंगा न्यूमेरिकल्स, और इसको एक बार फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जो आज के क्रॉस पढ़े हैं इसको थोड़ा सा और अलग तरह से आपको एक स्लाइड से मैं एक्सप्लेन करूंगा, और लिंकेज को कैसे नापते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगाऊंगा, और आपका लिंकेज कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में आपको लिंकेज का रेस्ट ऑफ द डिस्कशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लिंकेज समझ में आई होगी। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई, जब तक अगला वीडियो आए 15 मिनट के लिए धूप सेको, फिर अगला वीडियो देखो। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। ये वाला जो आपके लिए डायग्राम है, ये बड़ा उलझन है, इसको मैं अगली बार एक्सप्लेन करूंगा। इस डायग्राम को हालांकि आज मैंने काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन किया भी है, लेकिन ये डायग्राम हर बच्चा पूछता है मुझसे, इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी पेशेंस। नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड लक।